Hey guys, I am back with the fourth video of the video series on class 10 science life processes. And in this video, we are going to learn about respiration. In the previous video, we have already learned about the nutrition in plants, animals. So now, let's see how respiration happens. From nutrition chapter, we come to know that we get energy from food and body use this energy for growth, repair and perform various function. न्यूट्रिशन चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि जो खाना हम लोग खा रहे थे उस खाने से एनर्जी रिलीज़ हो रही थी और ये जो एनर्जी है बॉडी इसको किस लिए इस्तेमाल करती है, ग्रोथ के लिए। बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है, जो सेल्स में ग्रोथ हो रही है या ऐसे सेल्स जो डैमेज हो गए हैं या कुछ पार्ट्स ऐसे डैमेज हो गए हैं उनके रिपेयर के लिए, और कई सारे बॉडी में ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसे परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए क्या है, एनर्जी की ज़रूरत है और वो हमें रेस्पिरेशन से मिलती है। फूड इज़ द फ्यूल ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल। फूड क्या है, एक फ्यूल है जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, यानी कि फ्यूल क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वो फ्यूल क्या है, फूड है जो कि सेल इस्तेमाल करते हैं। अब हम रेस्पिरेशन को अगर डिफ़ाइन करते हैं तो रेस्पिरेशन क्या है, प्रोसेस इन विच एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड बाय द फूड। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे कि हमें एनर्जी मिल रही है, किससे, फूड से। फूड से जब हमें एनर्जी मिलती है उसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। जैसे कि अगर हम इक्वेशन फॉर्म में देखें, फूड जो हमने लिया देन हमने रेस्पायर किया, उससे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंची। तो फूड प्लस ऑक्सीजन, जब फूड के पास ऑक्सीजन पहुंच जाती है ऑक्सीडेशन होने लगता है फूड का, और वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो जो एंड प्रोडक्ट निकलते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, और यही वो एनर्जी है जिससे कि बॉडी में ग्रोथ, रिपेयर और कई सारे ऐसे फंक्शन परफॉर्म करती है बॉडी। ये एनर्जी, इसी एनर्जी से सारे काम होते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है टू ब्रीद, यानी कि सांस लेना। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है वो दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है। एक फिजिकल प्रोसेस जिसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, दूसरा होता है बायोकेमिकल प्रोसेस जिसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस जिसे हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग भी कहते हैं। ब्रीदिंग जो है वो दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला है इनहेलेशन। इनहेलेशन का क्या मतलब होता है, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन। ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हम लोग एयर को इनटेक कर रहे हैं, यानी कि जो हवा हम लोग ले रहे हैं, जो इनहेल कर रहे हैं उसमें क्या है, जो कि ऑक्सीजन की मात्रा उस एयर में ज़्यादा है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनहेलेशन। अगर हम एक्सहेलेशन की बात करें, एक्सहेलेशन क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ले रहे हैं, जब हम सांस छोड़ रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो वो क्या प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर। एयर को हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। तो जो इनहेलेशन है यानी कि इनटेक ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, और एक्सहेलेशन प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे हम लोग ने इनहेलेशन पढ़ा, एक्सहेलेशन पढ़ा, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन ले रहा है एनवायरनमेंट से और रिलीज़ कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट से ही ऑक्सीजन ले रहा है और जब रिलीज़ कर रहा है CO2 वो एनवायरनमेंट में ही रिलीज़ कर दे रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस कहते हैं। दूसरा आता है बायोकेमिकल प्रोसेस। व्हाट इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस, जिसे इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इंटरनल क्योंकि वो अंदर हो रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर होने वाले रेस्पिरेशन को कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू देखिए, ये एक सेल है, ठीक है। सेल में जब न्यूट्रिशन हुआ तो खाना यानी कि ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर पहुँच गया, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सेल के अंदर पहुँच गए। अब जब आपने रेस्पायर किया तो ऑक्सीजन, हवा से जो ऑक्सीजन है वो भी सेल के अंदर पहुंच गई, क्या बना, एनर्जी बनी, मेक्स एनर्जी, और रिलीज़ क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी कि जब भी रेस्पायर करते हैं तो खाना यानी कि फूड प्लस ऑक्सीजन
मिलके क्या बना रहा है, एनर्जी बना रहा है, और क्या निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इस प्रोसेस को देखने के लिए कि जो है जब हम एक्सेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि वाटर रिलीज होता है क्या, तो इसके लिए एक एग्जांपल है। इफ़ वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड ब्रीद, अगर हम शीशे के सामने खड़े होकर ब्रीद करें यानी कि सांस जब लेते हैं और छोड़ेंगे, सांस रिलीज करेंगे, तो आप व्हाट विल बी ऑब्जर्व, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑन द मिरर। हम लोग देखेंगे कि मिरर पे पानी की छोटी छोटी बूंदें आपको मिलेंगी, दैट इज़ वाटर। वी कैन से दैट द वाटर इज़ ऑल्सो रिलीज विथ CO2। अब इससे पता चलता है कि जब आप सांस छोड़ते हैं, जब एक्सेल करते हैं, तो CO2 के साथ साथ वाटर भी रिलीज होता है। वी नो दैट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज़ रिलीज। ये हमको पता है कि जब रेस्पिरेशन होता है तो वो सेल्स तक पहुंचता है, ऑक्सीजन खाने को तोड़ता है, उससे एनर्जी निकलती है यानी कि एनर्जी इज़ रिलीज। हाउएवर ऑल एनर्जी इज़ नॉट यूज इमीडिएटली बाय एन ऑर्गेनिज्म। ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है इसे पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। फिर क्या होता है इस एनर्जी का, ये एनर्जी जो है वो स्टोर्ड हो जाती है ताकि आगे इस्तेमाल हो सके। एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है इसको पूरी एनर्जी को जो है ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं करता है, इसको स्टोर कर लेता है। किसके फॉर्म में स्टोर कर लेता है, ATP के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में जो है स्टोर कर लेता है। एंड यूज बाय द ऑर्गेनिज्म व्हेन नीडेड, और जब कभी ऑर्गेनिज्म को लगता है इसे यूज़ करना या एनर्जी की कमी हो गई है, तब ये इसके फॉर्म में जो ATP के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है इसको यूज़ कर लेता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज़ अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, खाना टूट रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रोसेस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया आपने सेल चैप्टर में पढ़ा था क्लास 9th में। सेल ऑर्गेनल होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के अंदर पाया जाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और जो ATP उसके अंदर बन रही है, ठीक है, जो ATP उसके अंदर फॉर्म हो रही है उसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बिकॉज हेयर रेस्पिरेशन अकर इनसाइड द सेल, क्योंकि यहाँ रेस्पिरेशन जो हम लोग ने देखा, इंटरनल रेस्पिरेशन या बायोकेमिकल जो प्रोसेस है वो सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। विद दिस यू नो हाउ फूड न्यूट्रिशन इज रिलेटेड टू, यह कैसे रिलेट करता है, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन आपस में कैसे रिलेट करते हैं, कि जब आप खाना खाते हैं तो खाने से जो न्यूट्रिएंट्स सेल तक पहुँचे ये हो गया न्यूट्रिएंट्स, और रेस्पिरेशन में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जब पहुंचता है वो खाने को या उस न्यूट्रिएंट से एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो जब न्यूट्रिशन होगा तो वहाँ रेस्पिरेशन होगा, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन से ही एनर्जी रिलीज़ होती है। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज व्हेन देयर इज़ O2। जब वहाँ पे ऑक्सीजन होगा तभी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर खाना टूट रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन खाने का हो रहा है ऑक्सीजन की मदद से, तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, एनर्जी जो है वो ATP के फॉर्म में स्टोर्ड हो रही है। अब यहाँ पे ये बताइए कि फ्रॉम वेयर दिस ATP कम्स फ्रॉम, ये जो ATP है वो आता कहाँ से है, ये ATP आ कहाँ से रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ स्टोर्ड हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इट इज़ स्टोर्ड इनसाइड द सेल, और ये कैसे जो है सेल के अंदर स्टोर्ड हो जाता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, ये जानने के लिए वी शुड फर्स्ट नो अबाउट द मीनिंग ऑफ ADP, ATP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो पहले हम लोग ये जान लें कि ADP क्या होता है, ATP क्या होता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होता है। ADP यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, क्योंकि यहाँ डाइफॉस्फेट है 2 है तो लो एनर्जी कंटेन, यानी कि ADP में लो एनर्जी कंटेन होता है। ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये हाई एनर्जी कंटेन होता है, इसमें ज़्यादा एनर्जी जो है होती है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट
ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये दो एलिमेंट से मिलके बनता है, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन, मेड अप ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल पी और स्मॉल आई से। पी, कैपिटल पी इज़ फॉर फॉस्फोरस एंड स्मॉल आई इज़ फॉर इनऑर्गेनिक, यानी कि पी स्टैंड फॉर फॉस्फेट एंड आई इज़ फॉर इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इन सेल एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आर ऑलरेडी प्रेजेंट। सेल के अंदर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पहले से ही पाया जाता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन होता है तो O2 वहाँ पहुँचती है, O2 कम्स एंड मेक्स ATP, यानी कि क्या हुआ, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पहले से ही सेल में पाया गया है। ठीक है, एनर्जी यानी कि O2 रेस्पायर किया तो इसके अंदर O2 आई फ्रॉम रेस्पिरेशन, उसने क्या बनाया, ATP, और ये ATP क्या हो गई, स्टोर्ड हो गई है, स्टोर्ड इन द सेल। ठीक, वेन एवर द सेल रिक्वायर्स एनर्जी, और जब भी कभी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये इस ATP को तोड़ता है। ठीक है, ATP कैन बी ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर, वाटर की मदद से ये ATP टूटता है एनर्जी को रिलीज़ करने के, यानी कि ATP तो स्टोर्ड हो गई एनर्जी के फॉर्म में, अब जब एनर्जी चाहिए होगी तो ये ATP क्या होगी, टूटेगी, किसकी मदद से, वाटर की मदद से। यहाँ देखिए ATP टूट रही है, किस में टूट रही है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 30.5 किलो जूल पर मोल, यानी कि जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मेक्स ATP, ATP जब टूटेगा तो क्या बनेगा, यही बनेगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। लेकिन जब ये ATP टूटता है, ये किसकी मदद से टूटता है, वाटर की मदद से, और एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, 30.5 किलो जूल पर मोल। Here we can say that energy stored in ATP is used by the body cell। ये जो एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में, ATP के स्टोर्ड फॉर्म में है, इन्हें बॉडी सेल्स इस्तेमाल करती है। किस लिए, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है ये, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, जो मैसेजेस हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस, ठीक है, उसको पहुंचाने के लिए ये एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्रोटीन बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और कई सारी बॉडी में एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है, ATP से। ज़िंदा रहने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म को रेस्पायर करना पड़ता है। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग जो है एनऑक्सी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। बिफोर डिस्कसिंग दिस वी हैव टू नो दैट ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, जो कि सेल के अंदर खाना यानी कि न्यूट्रिएंट है, ग्लूकोज जो है सिंपल फूड है विच इज़ ऑक्सीडाइज्ड इन द सेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो खाना ऑक्सीडाइज होता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज क्या होता है, सिंपल फूड होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है सेल के अंदर, तो ये कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, एंड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ पायरूविक एसिड। जब ये ग्लूकोज टूटता है यानी कि उसका ऑक्सीडेशन होता है साइटोप्लाज्म में, तो वो क्या बनाता है, पायरूविक एसिड। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि जब ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब बदलता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूविक एसिड में या पायरूवेट में, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या हो रहा है, व्हेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूविक एसिड और पायरूवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। अब यहाँ मैंने जो है पायरूविक एसिड का फॉर्मूला भी दिया हुआ है C3H5O3, और इसको कैसे जो है लिखा जाता है वो भी इसमें मैंने बताया है। ठीक है, तो क्या हो गया ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बदल जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूविक एसिड में। कहाँ पे होता है ये प्रोसेस, साइटोप्लाज्म के अंदर, इसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब यहाँ पे देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन है क्या, कि जब ग्लूकोज पायरूविक एसिड में बदलता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी प्रोसेस जो है किसके प्रेजेंस में हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन साइट क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन की, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है।
ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, और ये पूरी प्रोसेस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। जब पायरुविक एसिड में बदल जाता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और क्या रिलीज़ हो रही है? एनर्जी रिलीज़ हो रही है। कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है? 38 ATP। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, ये सेल पूरा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हुआ, और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि इसके अंदर एक क्रैब साइकिल भी हो रही है, H2 इलेक्ट्रॉन है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है, और इसी से जो है सारी प्रोसेस होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, वाटर रिलीज़ होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। आपको इतना ध्यान रखना है, when 1 molecule of glucose get converted into 2 molecule of pyruvic acid, this process is known as glycolysis. It take place in the cytoplasm. In the presence of oxygen, what it makes? CO2 plus H2O प्लस 38 ATP एनर्जी रिलीज़ होती है। ये प्रोसेस किस में होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन में। इट अकर्स, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो लॉयन में होता है, टाइगर में, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। दूसरी बात करते हैं हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो प्रोसेस है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, यानी कि वहाँ ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल किस में होता है? ये ईस्ट में, बैक्टीरिया में। इसकी इक्वेशन अगर हम लोग देखें, 1 molecule of glucose when converted into 2 molecule of pyruvic acid, this process is known as glycolysis. अब यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फर्मेंटेशन हो रहा है ईस्ट का। बनाता क्या है? एथेनॉल बनाता है, C2H5OH, C2H5OH एथेनॉल बन रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है, प्लस एनर्जी रिलीज़ हो रही है। कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है? 2 ATP। यानी कि एनारोबिक की जब हम बात करते हैं तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि उसमें फर्मेंटेशन होता है तो वो क्या बनाता है? एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज़ होती है 2 ATP। ठीक है, तो इसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये जो पूरा प्रोसेस है एनारोबिक में, ये पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। द होल प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हो रहा था साइटोप्लाज्म में, जब ऑक्सीजन मिल रही थी बाकी का प्रोसेस हो रहा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यानी कि साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड द साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज साइटोप्लाज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो अकर इन सम मल्टीसेलुलर एनिमल। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कुछ मल्टीसेलुलर एनिमल्स में भी होता है, जैसे कि टेप वॉर्म हुआ, राउंड वॉर्म हुआ, हुक वॉर्म हुआ, इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। ऑल ह्यूमन बींग्स ऑब्टेन एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन, बट समटाइम्स एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन आवर मसल सेल। अगर हम ह्यूमन्स की बात करें तो हमारे अंदर जो है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन कभी कभी जो हमारी मसल सेल्स होती हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती हैं। जैसे कि जब कभी हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी मसल्स जो हैं वो उधर क्रैम्प होने लगता है, थक जाती हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। व्हेन दिस हैपन्स आवर हार्ट एंड लंग्स कैन नॉट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू आवर मसल। जैसे हमने फिजिकल एक्सरसाइज की तो उस समय सबसे ज़्यादा हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हम लोग तेज तेज सांस लेते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ तक ऑक्सीजन हार्ट और लंग्स नहीं पहुँचा पाते, तो ऐसे में जो हमारी मसल्स होती हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। वहाँ क्या इक्वेशन बनने लगती है? ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में बदलता है, ये प्रोसेस सेम होती है। ग्लूकोज बदल रहा है पायरुवेट में, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये किसके अंदर हो रहा है? इन साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है मसल्स में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किस में हो रहा है? मसल टिश्यू में। और क्या बनाता है ये? लैक्टिक एसिड बनाता है और एनर्जी निकलती है 2 ATP। यानी कि जब पूछा जाता है कि जो है हमारे मसल्स के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है उसकी इक्वेशन, ग्लूकोज पायरुवेट में बदल रहा है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, 2 लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP एनर्जी रिलीज हो रही है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C3H6O3। अब यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक के बीच सिमिलैरिटी क्या है? दोनों ही केस में आपने देखा
कि जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है वो बदल रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, ठीक है। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और 2 मॉलिक्यूल किसका, पायरुविक एसिड का, जब ये चेंज होने लगते हैं इसे ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो ये दोनों में ही सेम हो रही है और ये कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये सिमिलैरिटी है, यानी कि एरोबिक और एनाएरोबिक में ये सिमिलैरिटी होती है। डिफरेंस बिटवीन अगर हम लोग देखें, एरोबिक जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनाएरोबिक जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में खाने का पूरी तरीके से ब्रेक डाउन होता है, यानी कि कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड। एनाएरोबिक में पार्शियली ब्रेक डाउन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो होता है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। एनाएरोबिक में अगर एंड प्रोडक्ट की बात करें तो एनिमल के केस में लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, ईस्ट के केस में एथेनॉल रिलीज होता है और इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, जैसे कि दैट इज़ 38 ATP। 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक में और 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है एनाएरोबिक में। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट कि रेस्पिरेशन क्या होता है, किन दो प्रोसेस से ये कंप्लीट होता है और कैसे जो है ATP बनता है, कैसे टूटता है, कहाँ स्टोर होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनाएरोबिक क्या है और दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है।